अध्याय 1। भूगोल एक विषय के रूप में। अल्पायु में ही आपने भूगोल का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। अपने घर के आसपास के पर्यावरण से लेकर आपने संपूर्ण संसार के पर्यावरण की जानकारी प्राप्त की थी। इस प्रक्रिया में आपको न केवल प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का ज्ञान हुआ अपितु आपने पृथ्वी के निवासियों और स्थानों के विषय में भी बहुत कुछ जान लिया था। आपने विविध प्रकार के तथ्यात्मक ज्ञान को व्यवस्थित तथा विश्लेषित करना भी सीखा, जिससे कि आप मानव और पर्यावरण के संबंधों के सार्थक प्रारूप का अनुमान लगा सके। संक्षेप में, भूगोल ने आपको अपने आसपास के संसार से परिचित कराकर आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। इतिहास और नागरिक शास्त्र के साथ मिलकर भूगोल ने आपको अपेक्षाकृत अच्छा नागरिक बनाने में आपकी सहायता की है। लेकिन क्या कभी आपने भूगोल के स्वरूप और उसकी विषय वस्तु के बारे में सोचा है? इस पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? भूगोलवेत्ताओं ने अपने विषय के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति और तकनीक का प्रयोग किया है? यहाँ इन प्रश्नों के बारे में विचार करना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे हमें भूगोल के विषय में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी। भूगोल क्या है? भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी है। यह शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से एक का अर्थ पृथ्वी तथा दूसरे का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। अतः ज्योग्राफी की शाब्दिक परिभाषा ये हो सकती है, पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना। इस परिभाषा से भूगोल के विषय में सामान्य सा ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन इससे भूगोल के स्वरूप और इसकी विषय वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता। विगत कुछ वर्षों में भूगोल का स्वरूप बदला है तथा इसकी विषय वस्तु में विस्तार हुआ है। ज्ञान के भंडार के रूप में भूगोल प्राचीन काल से ही विख्यात है। प्रारंभ में पृथ्वी से संबंधित सभी जानकारी का समावेश भूगोल विषय के अंतर्गत कर लिया गया था। प्राचीन भारत में पृथ्वी के विषय में अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। अरिस्टोटल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विज्ञान के रूप में भूगोल विषय को स्थापित करने में भारतीय, यूनानी और अरबी विद्वानों की कृतियों का भारी योगदान रहा है। इन विद्वानों ने ब्रह्मांड में ग्रह के रूप में पृथ्वी को समझने का प्रयास किया है। 18वीं शताब्दी में नए नए भूभागों तथा समुद्री मार्गों की खोज हुई। इन यात्राओं से नए लोगों और नए स्थानों के बारे में बड़े रोचक भौगोलिक विवरण प्राप्त हुए। यूरोप में इन यात्रा विवरणों का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व था, क्योंकि इनके साथ यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया था। जर्मन भूगोलवेत्ता बी हम्बोल्ट तथा कार्ले रिटर ने इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का काम किया है। अब भूगोल विषय स्कूलों में लोकप्रिय होने लगा था, क्योंकि इसके द्वारा भावी व्यापारियों, प्रशासकों तथा उपनिवेशियों को सुदूर भूभागों को जानने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे यात्रा विवरणों के साथ साथ भूगोल में मानव का अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ हुई प्रतिक्रियाओं की विभिन्नता का स्पष्टीकरण भी होने लगा। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। लेकिन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को लेकर भूगोलवेत्ताओं की दो पृथक विचारधाराएं थीं। एक विचारधारा संभावनावाद के नाम से जानी गई। इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। वाइडर डी ला ब्लाश तथा एस फेबद्रे इस विचारधारा को मानने वालों में प्रमुख थे। दूसरी विचारधारा के भूगोलवेत्ता निर्यातवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मानव को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। रेथसेल और हॉटिंगटन नियतिवाद के समर्थक थे। H.J. मैकिन्डर ने भौतिक तथा मानवीय तथ्यों का संश्लेषण करके एक प्रादेशिक विवरण तैयार करने पर बल दिया। उनकी मान्यता थी कि भौतिक भूगोल के बिना राजनीतिक मानव भूगोल का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। दोनों विचारधाराओं के पक्षधर मैकिन्डर के इस विचार से अवश्य सहमत होंगे कि भूगोल की विशेषता इसके दृष्टिकोण में है, न कि सुस्पष्ट रूप से परिभाषित तथ्यात्मक जानकारी में। भूगोल के नवीनतम विकास का संबंध विषय के सामान्य दृष्टिकोण से अधिक उसकी तकनीक में है। सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग, जिसमें गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल है, भूगोल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन तकनीकों को भूगोल में खुले दिल से स्वीकार किया गया है, क्योंकि एक, इनसे भौतिक और मानवीय कारकों के पारस्परिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ जानकारी मिलती है, और दो, बहुत से तथा जटिल कारकों को आसानी से संक्षिप्त बनाया जा सकता है। S.W. वूलरिज, R.J. शोरले और P.
हैगेट जैसे विख्यात भूगोलवेत्ता भौतिक तथा मानव भूगोल में मात्रात्मक विधियों का सफलतापूर्वक उपयोग करने में अग्रणी हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यद्यपि भूगोल के विषय में लोग प्राचीन काल से ही जानते थे, लेकिन विगत 200 वर्षों में भूगोल का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। वास्तव में उच्च स्तर पर अध्ययन अध्यापन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल पाई। आज भूगोल को अपना एक दृष्टिकोण रखने वाले विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये किसी क्षेत्र और उसके सभी लक्षणों प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक का अध्ययन करता है। भूगोल के लक्ष्य तथा उद्देश्य। इस प्रकार भूगोल के लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं। भूगोल का मुख्य उद्देश्य किसी पृथ्वी के एक भाग के रूप में किसी क्षेत्र विशेष का उसकी समग्रता तथा प्रकृति की सृष्टि के जीवंत रूप में अध्ययन करना है। इस अध्ययन में कई बार किसी एक पक्ष पर अधिक बारीकी से विचार करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी वह पक्ष ही समग्रता का महत्वपूर्ण अंग होता है। उदाहरण के लिए, हम राजस्थान के मरुस्थल के प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानवीय अनुक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। इस अध्ययन में उन सभी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पक्षों पर विचार करना जरूरी होगा जो उसे पड़ोसी प्रदेश से अलग पहचान प्रदान करते हैं। हम राजस्थान मरुस्थल की जलवायु के सूक्ष्म अंतरों तथा भूमिगत जल की प्रकृति जैसे लक्षणों पर भी विशेष रूप से विचार कर सकते हैं। अध्ययन की पहली विधि को प्रादेशिक भूगोल तथा दूसरी विधि को प्रणालीबद्ध भूगोल कहा जाता है। यह न केवल संभव है अपितु वांछनीय भी है कि भौगोलिक अध्ययन में इन दोनों ही विधियों का उपयोग किया जाए। पद्धति और तकनीक। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भूगोल में कुछ पद्धतियों और प्रविधियों तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भूगोल की ये विधियां और तकनीक उत्तरोत्तर सुस्पष्ट तथा परिष्कृत हुई हैं। यहाँ हम इनके कुछ मुख्य पक्षों पर ही विचार करेंगे। सबसे पहले तो भूगोल अन्य विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक पद्धति और तर्क पर निर्भर करता है। इसका अर्थ है कि एक क्रमबद्ध ढंग से प्रासंगिक आंकड़ों को एकत्र किया जाए, उनका समानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तथा तर्क पर आधारित कुछ सार्थक निष्कर्ष निकाले जाएं। तकनीक से यहाँ हमारा तात्पर्य उन तरीकों से है जिनसे तथ्यों का विश्लेषण, संमाधन तथा व्याख्या की जाती है। किसी दी गई समस्या या परिस्थिति के लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग मूलतः भूगोलवेत्ता की कुशलता पर निर्भर करता है। भूगोलवेत्ता अपने विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्रियां सांख्यिकीय आंकड़ों, सूचनाओं तथा मानचित्र जैसे प्रकाशित रूपों में मिलती हैं। कुछ सामग्रियों को क्षेत्र अध्ययन के द्वारा एकत्रित करना पड़ता है, लेकिन भौगोलिक अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अंततः इन आंकड़ों का रूपांतरण तथा व्याख्या करनी होती है। इसके लिए भूगोलवेत्ता कप मानचित्रण विधि तथा खप मात्रात्मक विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भूगोलवेत्ता का ध्यान सदैव क्षेत्र विशेष तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों तक सीमित रहता है। अपने सारे अध्ययन के दौरान वह दो महत्वपूर्ण प्रश्नों से जूझता है। क अध्ययन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों की प्रक्रिया तथा प्रारूप क्या हैं। ख मनुष्य ने उस क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा उन प्रारूपों, प्रक्रियाओं एवं मानवीय अनुक्रियाओं का क्या अर्थ हो सकता है। क्या इनमें कुछ समानताएं हैं? दूसरे शब्दों में, क्या उनमें कोई विशेष प्रवृत्ति या नियम दिखाई पड़ता है? इस विवेचना को विकसित करने में भूगोलवेत्ता निगमन तथा आगमन पद्धतियों का प्रयोग करता है। यहाँ हम इनकी विशद विवेचना नहीं करेंगे। निगमन पद्धति में कथित आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगमन पद्धति में पहले एक प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जाता है और फिर निरीक्षित प्रारूपों तथा संबंधों में समानता ढूंढने का प्रयास किया जाता है। दोनों ही उदाहरणों में हम कुछ सार्थक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं तथा फिर परीक्षण करके ये देखते हैं कि वे निष्कर्ष सही हैं या नहीं। इस परीक्षण को अनुभव सिद्ध या प्रयोगाश्रित परीक्षण कहते हैं। जब हम भूगोल के बारे में और अधिक जानना शुरू करते हैं तब हमारा परिचय क्रिस्टेलर के बस्ती अनुक्रम के प्रारूप या WM डेविस के अपर्दन चक्र से होता है। वायुयानों तथा उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों तथा कंप्यूटरों से भूगोलवेत्ताओं को काफी सहायता मिली है। इस प्रकार भूगोलवेत्ताओं की पद्धतियां और तकनीक और अधिक परिशुद्ध तथा सार्थक निष्कर्ष निकालने में समर्थ बन गए हैं। भौगोलिक तथ्यों के प्रत्यक्ष अनुभवों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक, भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियां तथा वैसी अन्य पुस्तकों से सहायता ली जा सकती है। अन्य विषयों से संबंध। यद्यपि भूगोल अपनी विषय सामग्री प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से ग्रहण करता है, उसका अपना एक अलग दृष्टिकोण है, जिसके कारण अन्य विज्ञानों से उसकी एक अलग पहचान है। भूगोल इस प्रकार के संबंधों से न केवल अपने आप समृद्ध होता है, अपितु वह अपने समांधर्मी विज्ञानों की समृद्धि में भी योगदान देता है।
इसलिए भूगोल में दूसरे विषयों से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भूगोल की शाखाओं जैसे भू आकृति विज्ञान, आर्थिक भूगोल तथा प्राणी भूगोल का क्रमशः भूविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान से गहरा संबंध है। भूगोल में विशिष्टीकरण। भूगोल की दो स्पष्ट शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। उत्पत्ति के आधार पर किसी क्षेत्र के भौगोलिक तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पहला प्राकृतिक या भौतिक तथा दूसरा मानवीय, जो वस्तुतः मानव निर्मित या मानव द्वारा प्रभावित होता है। प्राकृतिक लक्षण वे हैं जो प्रकृति की सृष्टि हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। मानवीय या मानव निर्मित लक्षण वे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी आवास भूमि में सुरक्षित और सुविधापूर्वक रहने के लिए बनाया है। खेत, गांव, कारखाने और सड़कें इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार के लक्षणों से मनुष्य की संस्कृति की झलक मिलती है, अतः इन्हें सांस्कृतिक लक्षण भी कहते हैं। इनके अलावा कुछ पक्ष ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष तो दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु वे पर्यावरण में मानवीय क्रियाकलापों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। ये मुख्य रूप से विचार के क्षेत्र से संबंधित हैं। हमारा चिंतन, प्रत्यक्ष बोध, तर्क, बुद्धि, ज्ञान को ग्रहण कर सकने की क्षमता, धर्म के माध्यम से अभिव्यक्त हमारी जीवन दृष्टि एवं शिक्षा, ये सब अभौतिक तत्व हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। इनमें से कुछ हमें विद्यालय के भवनों और धार्मिक स्थानों के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश दूसरे रूपों में मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के प्रभावों को समझने के लिए हम किसी उद्योग की स्थापना के लिए स्थान का चयन अथवा किसी शहर में घर से कार्य करने के स्थान तक की यात्रा को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। हम प्रकृति को भली भांति समझने के लिए भले ही भूगोल को दो वर्गों भौतिक तथा मानव में विभाजित कर लें, लेकिन प्रकृति अपने अस्तित्व में समग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। चित्र 1.1 भौतिक भूगोल के उपक्षेत्र। भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों का अध्ययन करने वाला यह विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है। इसके विकास में भूविज्ञान, भूगोल एवं जलवायु विज्ञान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। प्रादेशिक भूगोल में भूभाग तथा उसके प्रमुख लक्षणों का अध्ययन अनिवार्य है, अतएव भू आकृति विज्ञान भूगोल को एक आधार प्रदान करता है। जलवायु विज्ञान यद्यपि यह एक स्वतंत्र विज्ञान है, लेकिन साथ ही भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग भी है, क्योंकि इससे हमें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जल विज्ञान एक नया उभरता विज्ञान है। ये हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है जिनके द्वारा जल महासागरों, हिमानियों और नदियों के रूप में प्रकृति में अपनी भूमिका निभाता है तथा जीवन के विभिन्न रूपों का पोषण करता है। मृदा भूगोल मृदा विज्ञान का एक अंग है। इसमें मृदा के प्रकार के विकास, प्रादेशिक वितरण तथा भूमि जाता है उपयोग में उनके योगदान का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र। सांस्कृतिक भूगोल का संबंध विभिन्न मानव समुदायों के सांस्कृतिक पक्ष से है। मानव का आवास, भोजन, वस्त्र, कला कौशल, औजार, भाषा, धर्म, सामाजिक संस्थाएं और उसका दृष्टिकोण सांस्कृतिक पक्ष में आते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ इसमें तथा अन्य पक्षों में क्रिया संबंधी तथा स्थानिक वितरण संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ भूगोलवेत्ता इस उपक्षेत्र को सामाजिक भूगोल कहना पसंद करते हैं। आर्थिक भूगोल बड़ी तेजी से विकसित हो रहा उपक्षेत्र है। इसका संबंध उन मानवीय क्रियाकलापों से है जो जन समुदाय के लिए उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आर्थिक उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग द्वारा मानव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए की जाती है। किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ये क्रियाकलाप किस तरह विकसित होते हैं तथा उत्पादित वस्तुएं किस तरह स्थानीय उपभोग में लाई जाती हैं या विनिमय द्वारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजी जाती हैं, इन सब बातों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है। जनसंख्या भूगोल के मुख्य विषय मानव समुदाय की वे जैविक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो उस समुदाय को अपने प्रदेश के संसाधनों का विकास करने तथा अपने प्रदेश में सुविधा और आराम से जीने के प्रयत्नों को सशक्त या निर्बल बनाती है। किसी प्रदेश में मानव के बसने के विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनके स्थानिक विवरण के संदर्भ में मानव समुदाय की कुल संख्या, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु एवं लिंग संगठन, पोषण तथा साक्षरता का स्तर जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के प्रमुख पक्ष हैं। मानव के आवास के अंतर्गत मकानों तथा बस्तियों के प्रकार सम्मिलित हैं। बस्तियां शहरी या ग्रामीण हो सकती हैं। इनमें छोटे गांव से आधुनिक विशाल नगर शामिल हैं। ऐतिहासिक भूगोल किसी प्रदेश या क्षेत्र की भूतकाल में समय समय पर बदलने वाली भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करता है। इससे हमें किसी प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक दशाओं की जानकारी के महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते हैं।
राजनीतिक भूगोल में किसी क्षेत्र विशेष में मानव समुदाय के राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयों या विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है। स्वतंत्र देशों के बीच संबंधों, सीमाओं, सरहदों, संवाद, स्थानीय प्रशासन और प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में होता है। विगत कुछ वर्षों में भूगोल में शोध कार्य इतना अधिक हुआ है कि इसके अनेक उपक्षेत्रों के अंतर्गत भी विशिष्टीकरण हुआ है। इस विकास को समझने के लिए केवल कुछ उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। जैसे भौतिक भूगोल में हिमनदीय, तटीय, जलवायविक तथा मानवोद्भवी मानव क्रिया से प्रभावित स्थलाकृतियां, भू आकृति विज्ञानों का महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। भौतिक भूगोल में ही एक और उदाहरण सूक्ष्म जलवायु विज्ञान का है। अगर हम मानवीय पक्ष को लें तो आर्थिक भूगोल के कई क्षेत्रों में विशिष्टीकरण हुआ है। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल के विशिष्टीकरण के उदाहरण हैं। चिकित्सा भूगोल ऐसा विशिष्टीकरण है जिसमें मानव और पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं के जैविक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल। अब हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर विचार करेंगे। ये पक्ष न भूगोल की कोई शाखा है, न ही उसका कोई उपक्षेत्र, अपितु ये तो ऊपर वर्णित इन सभी पक्षों का प्रतिरूप है। ये किसी प्रदेश का विभिन्न स्तरों, महाद्वीप, देश, प्रदेश, स्थानीय क्षेत्र इत्यादि पर सभी भौगोलिक पक्षों से किया गया अध्ययन है। किसी प्रदेश की मुख्य भौगोलिक विशेषताओं की पहचान, मानव तथा प्रकृति की पारस्परिक क्रिया और भूमि पर इसकी अभिव्यक्ति एवं मानव और प्राकृतिक संसाधनों पर इनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है। इनके अलावा प्रादेशिक भूगोल में भौगोलिक प्रदेशों के सीमांकन, उनके महत्व तथा विभिन्न आकार के प्रदेशों के बीच के संबंधों और प्रादेशिक नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल वस्तुतः अन्य उपक्षेत्रों एवं विशिष्ट अध्ययनों की उन खोजों का संकलन है जो अध्ययन क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है। भूगोल की अन्य शाखाओं के साथ प्रादेशिक भूगोल के संबंधों की विवेचना से यह अधिक स्पष्ट हो सकेगा। भूगोल की अन्य शाखाओं को सम्मिलित रूप में प्रणालीबद्ध भूगोल कहा जाता है। प्रणालीबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल। भूगोल की शाखाओं एवं उपक्षेत्रों की पहचान और प्रादेशिक भूगोल का अर्थ समझने की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करने की दो विधियां हैं। एक विधि तो यह है कि किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु को लेकर संसार में इसके वितरण का अध्ययन किया जाए, संसार में जलवायविक प्रदेशों की पहचान की जाए और प्रादेशिक जलवायविक प्रकार और उप प्रकारों के विस्तार में जाया जाए। किसी भी छोटे या बड़े क्षेत्र की जलवायु का अध्ययन इस तरह किया जा सकता है जैसे भारत और इसके जलवायविक प्रदेश, राजस्थान के जलवायविक प्रदेश जिसमें उत्तर पश्चिमी शुष्क जलवायविक प्रदेश, अरावली की दक्षिण पूर्वी अर्ध शुष्क जलवायु, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की उच्च भूमि तथा लूनी बेसिन के रेतीले मैदान सम्मिलित हैं। किसी विशेष भौगोलिक कारक का यह अध्ययन भूगोल की प्रणालीबद्ध विधि कहलाती है। प्रादेशिक भूगोल की विषय वस्तु एवं पद्धति। प्रणालीबद्ध भूगोल के विपरीत प्रादेशिक भूगोल में सर्वप्रथम किसी प्रदेश को संपूर्ण रूप से देखा जाता है। इसका उद्देश्य उन भौगोलिक कारकों की पहचान करना है जो संयुक्त रूप से किसी प्रदेश को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसा करते समय मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों तथा प्रदेश में लगातार हो रहे परिवर्तनों की भी विवेचना की जाती है। ऐसा भौगोलिक तथ्यों के बारे में उपलब्ध खोजों के समाकलन से होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि प्रणालीबद्ध भूगोल की खोजों के आधार पर प्रादेशिक भूगोल संपूर्ण प्रदेश का एक समाकलित विवरण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन प्रदेश और पड़ोसी प्रदेशों के बीच संबंधों की तुलना भी करता है। अध्ययन के इस पक्ष को स्थानिक संबंध कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में प्रदेश और उसके उप प्रदेशों का सीमांकन भी सम्मिलित है। विभिन्न प्रदेशों के पहचान की प्रक्रिया को प्रादेशीकरण भी कहते हैं। इस पक्ष में प्रदेश के महत्व का अध्ययन भी सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि प्रदेश, उपप्रदेश तथा उनसे भी छोटे प्रदेश का स्थान निर्धारण एवं उनके पारस्परिक क्रियाओं की संलग्नता का अध्ययन। साधारणतः इस प्रक्रिया को प्रदेशों का वर्गीकरण एवं प्रादेशिक क्रमबद्धता की पहचान कहते हैं। इन विचारों और प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम एक बार फिर राजस्थान के उपरोक्त उदाहरण को ले सकते हैं। मोटे तौर से राज्य की सीमा के भीतर इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण क्रियाशील भौगोलिक कारक है चट्टानी तथा रेतीले भूप्रदेश, मृदा, शुष्क जलवायु, निम्न बेसिन भूमि में कहीं कहीं घास और झाड़ियों से ढका मरुस्थलीय विस्तार तथा स्थानीय कुओं पर निर्भर कृषि भूमि की छिटपुट हरी भरी बिखरी पट्टियां। इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कम है। लोग दूर दूर बसे छोटे बड़े गांवों में रहते हैं। इनमें से कई गांव यायावर पशुचारक समुदायों हैं। संचार के साधन बहुत ही कम हैं और इनमें से अधिकांश राजस्थान के पुराने शहरों जैसे जयपुर और जोधपुर को जोड़ते हैं।
यहाँ ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस प्रदेश में मानव का जीवन और उसके रहन सहन के तरीके काफी हद तक शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु से प्रभावित हैं। कुल मिलाकर यहाँ मानव और पर्यावरण के संबंधों का एक ही चित्र उभरता है कि मानव कठोर पर्यावरण में आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को सुधारने के लिए कठोर प्रयत्न कर रहा है। हम इस प्रादेशिक चित्र को मानचित्रों, सांख्यिकीय आंकड़ों तथा अन्य साधनों की सहायता से ही बनाते हैं। हमारा उद्देश्य एकत्रित विषय सामग्री के समाकलन का होता है, ताकि हम राजस्थान को एक भौगोलिक प्रदेश के रूप में समझ सकें। प्रासंगिक कारकों के आधार पर हम पुनः इस प्रदेश में उपप्रदेशों एवं अन्य छोटे प्रदेशों को पहचानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार राजस्थान को दो प्रदेशों में बांटा जा सकता है, एक शुष्क उत्तर पश्चिमी प्रदेश तथा दूसरा आंशिक रूप में वनाच्छादित दक्षिण पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी प्रदेश को भूमि तथा भूमि उपयोग के आधार पर पुनः 4 छोटे प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये छोटे प्रदेश हैं क नेमाड़ की पहाड़ियाँ, ख उदयपुर का पहाड़ी क्षेत्र, ग लूनी सीमांत क्षेत्र तथा ख अरावली की पहाड़ियों। इन छोटे प्रदेशों में से प्रत्येक को पुनः और भी छोटे भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रदेशों की पहचान एवं सीमांकन की तकनीक, जिसे प्रादेशिकरण कहते हैं, अब ज्यादा स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ पद्धति बन गई है। पहले भूगोलवेत्ता प्रदेशों का विभाजन प्रदेश की घनिष्ठ जानकारी तथा उन कारकों के आधार पर करते थे जिन्हें वे वर्गीकरण की प्रत्येक अवस्था में अधिक प्रासंगिक मानते थे। आजकल परिष्कृत मानचित्रीय तथा सांख्यिकीय तकनीकों के प्रयोग से प्रदेशों का सीमांकन अधिक वस्तुनिष्ठ ढंग से करना संभव हो गया है। यही नहीं, प्रादेशिक क्रम में उनके स्थान का ज्ञान अधिक शुद्धता से किया जा सकता है। ऐसे अभ्यास न केवल किसी क्षेत्र के प्रादेशिक भूगोल को अच्छी तरह समझने में उपयोगी हैं, अपितु प्रादेशिक नियोजन तथा विकास में भी सहायक हैं।